हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 5 नाइट 6 डेज अंडमान आइटनरी। तो इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट कि आप अंडमान कैसे पहुंच सकते हैं, फूड के बारे में, स्टे कौन से अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, खूबसूरत बीचेस के बारे में और वाटर एक्टिविटीज के बारे में। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो सिर्फ इंडिया में आपको अंडमान में ही करने को मिलेंगी। और बात करेंगे हमारी हिस्ट्री के बारे में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें कि 572 इन टोटल आइलैंड्स हैं, जिसमें से 38 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं और सिर्फ 12 आइलैंड पर टूरिस्ट अलाउड है। सो अंडमान निकोबार में सनराइज बहुत जल्दी होता है और सनसेट भी बहुत जल्दी होता है। हमें अंडमान निकोबार जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अंडमान निकोबार इंडिया का ही पार्ट है। सो अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। दिल्ली और मुंबई से भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगे। ऑप्शन थोड़े से कम मिलेंगे, लेओवर वाली फ्लाइट्स के ऑप्शन थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे। और कलकत्ता और चेन्नई से काफी फ्रीक्वेंट आपको विदाउट लेओवर वाली फ्लाइट्स मिल जाएंगी। बजट की बात कर लेते हैं तो ऑफ सीजन में आपको 10 से 15 हजार में आना जाना हो जाएगा, और अगर सीजन में जाएंगे तो 20 से 25 हजार में आना जाना हो जाएगा। सो हम लोगों ने फ्लाई किया था गोवा से अंडमान, और हमारी फ्लाइट थी अप्रोक्सीमेटली सुबह के 6 बजे, और हम लोग अंडमान पहुंचे थे दोपहर के 1 बजे, क्योंकि हमारा लेओवर था कलकत्ता में। और हम लोगों ने फ्लाई करने से 4 दिन पहले अपनी फ्लाइट्स बुक करी थी, तो हम लोगों को 25,000 पर पर्सन आना जाना पड़ा था। और एक और रास्ता है अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंचने का, वो है पानी से। शिप के थ्रू भी आप आइलैंड्स पर जा सकते हो। विशाखापट्टनम, चेन्नई और कलकत्ता से शिप चलते हैं, महीने में 3 से 4 बार चलते हैं, और आपको वहां से अंडमान आइलैंड्स पहुंचने के लिए 50 से 60 घंटे लगते हैं। तो आई प्रेफर कि फ्लाइट का ऑप्शन बेटर है। सो अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो द बेस्ट टाइम इज नवंबर टू फरवरी। इस टाइम पर हल्का सा मौसम ठंडा होता है और ये इनका पीक सीजन होता है। वैसे तो यहाँ पर पूरा साल टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर जो कि मॉनसून सीजन होता है, इस टाइम पर टूरिस्ट थोड़े कम आते हैं और साइक्लोन का भी डर होता है। तो आई सजेस्ट आपको मॉनसून अवॉइड करना चाहिए। और हम लोगों ने मार्च में अंडमान निकोबार एक्सप्लोर किया था, उस टाइम पर भी काफ़ी गर्मी थी। सो अब बात कर लेते हैं सिम की। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अंडमान में नेटवर्क्स नहीं आते। तो गाइज, ये कोविड से पहले की बात है कि वहाँ पर नेटवर्क का इशू हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाने से पहले हमें भी इस बात की टेंशन थी कि वहाँ पर नेटवर्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट ट्रस्ट मी, वहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट होटल्स में भी वाईफाई अवेलेबल होता है। तो एयरटेल, जियो और BSNL के नेटवर्क वहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। वोडाफोन का नेटवर्क बहुत रेयर, इक्का दुक्का जगहों पर आपको मिल जाएगा। एयरटेल में मेरे पास पोस्टपेड नंबर था और रेस्टी के पास प्रीपेड नंबर था, तो पोस्टपेड का नेटवर्क ज्यादा बेटर था प्रीपेड से। और अब बात कर लेते हैं कैश की। तो आई प्रेफर कि आप थोड़ा बहुत कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि जब आप एक्टिविटीज के लिए जाते हो तो हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी जगहों पर स्कैन अवेलेबल ना हो। वैसे तो इतनी ज्यादा दिक्कत आई नहीं थी, स्कैनर ऑलमोस्ट लोगों के पास अब थे, स्टिल यू कैरी कैश। सो बेसिकली कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, जैसे कि एलिफेंट आइलैंड जो है, जहां पर वाटर एक्टिविटीज के लिए आप जाओगे, वहां पर आप कैश जरूर कैरी कर लेना ताकि आप हसल फ्री अपना एंजॉय करो। सो अब बात कर लेते हैं फूड की। सो वहां पर आपको वेज, नॉन वेज, इनफैक्ट जैन फूड भी मिल जाएगा। वेज फूड बहुत इजीली अवेलेबल था, एंड ऑफ कोर्स सी फूड तो उनकी स्पेशलिटी है ही है। फूड बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको खाना पीना मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वहां के बारे में वो ये है कि वहां पर आपको ना जगह जगह पर फ्रूट चाट स्टॉल्स मिलेंगे, विच यू विल रियली गोना एंजॉय। सो अब बात कर लेते हैं स्टे की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो 600 से 700 रुपए शेयरिंग बेसिस पे आपको होटल मिल सकता है। ये स्टार्टिंग प्राइस है, और उसके बाद आप कितना भी एड ऑन करते जाओ, 3 से 3.5 हजार रुपए पर नाइट के हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा, एवरेज रूम मिल जाएगा। और कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज भी हैं जहां पर आपको 8 से 10 हजार की रेंज में पर नाइट आपको रूम मिल जाएंगे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात कि जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सनराइज और सनसेट बहुत जल्दी होता है, वैसे ही होटल के चेक इन और चेकआउट टाइमिंग्स भी थोड़े जल्दी हैं। सो मोस्टली होटल्स में 12 बजे का चेक इन टाइम है और उन लोगों का चेकआउट टाइम है सुबह के 9 बजे का। और कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जहां पर चेक इन टाइम सुबह के 10 बजे का है, लेकिन उनका चेकआउट टाइम है सुबह 6 से 7 बजे का। और कुछ लग्जरी होटल्स हैं जहां पर आपको 11 से 12 बजे चेकआउट भी मिल सकता है। सो अब बात कर लेते हैं एक्टिविटीज की। तो स्कूबा अगर सबसे अच्छी कहीं पर होती है तो वो अंडमान में होती है, इंडिया में।
और मैंने मॉलडीव्स में भी स्कूबा डाइविंग किया था और मैंने अंडमान में भी स्कूबा डाइविंग किया है। तो ट्रस्ट मी, मॉलडीव्स में मेरे 25,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली लगे थे, वो भी डिस्काउंट के बाद। और अंडमान में 4 से 5,000 रुपये में आपको स्कूबा डाइविंग करने को मिल जाएगी और जो नज़ारे आपको मरीन लाइफ के देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट मी, आप मुझे बाद में थैंक्स बोलने वाले हो। बाय द वे, सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं हैवलॉक आइलैंड पर। इनफैक्ट नील आइलैंड पर भी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, बट सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ हैवलॉक आइलैंड पर ही होती हैं। और इसके अलावा जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो सब होती हैं एलिफेंट आइलैंड पर, जहाँ पर 3 घंटे का परमिट मिलता है और वहाँ पर 25 से ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ तो वहाँ पर ऐसी हैं जो इंडिया में सिर्फ अंडमान में ही होती हैं एलिफेंट आइलैंड पर, जिनमें से कुछ हैं सी वॉक, जो कि बहुत खूबसूरत थी, मिनी सबमरीन, और स्नॉर्कलिंग भी बहुत खूबसूरत थी। इसके लिए आपको स्विमिंग नहीं आती है तो भी आप ये सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको 3 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है वहाँ पर, तो आपको उसके लिए नेक्स्ट डे आना पड़ता है। सो अब बात कर लेते हैं 5 नाइट 6 डेज आइटनरी की। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 पर हम लोग 1 बजे के आसपास पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वहाँ पर जिनसे हमने अपना पैकेज बुक किया था उनकी कैब हमारे लिए वेट कर रही थी। कैब में अपना सामान रखकर हम सीधा निकल गए सेलुलर जेल के लिए, बिकॉज हमारा होटल काफ़ी दूर था तो हम अपने होटल नहीं जा सकते थे, क्योंकि सेलुलर जेल का जो विजिट टाइम है वो 4 बजे क्लोज हो जाता है। तो सेलुलर जेल मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। जिन लोगों को सेलुलर जेल नहीं पता, तो मैं बता दूं कि जहाँ पर काला पानी की सज़ा होती थी वो है सेलुलर जेल। और अगर आपके साथ किड्स हैं तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। सो सेलुलर जेल में हमने गाइड बुक किया था जिसका की प्राइस होता है 200 रुपीज़। अगर आप 1 जन हैं तो भी 200 रुपीज़ लगेंगे, अगर आप 4 जन हैं तो भी 200 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन अगर 4 जन से ज़्यादा होते हैं तो पर पर्सन 25 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लोग हैं तो आपके गाइड के पैसे होंगे 225 रुपीज़। तो सेलुलर जेल विजिट करने के बाद हम लोग निकल गए कॉर्बिन केव बीच के लिए, जो कि सेलुलर जेल से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया। वहाँ पर भी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन हम लोगों ने नहीं करी, बिकॉज हम लोग एक्टिविटीज़ एलिफेंट आइलैंड पर करने वाले थे तो हमने वहाँ पर अवॉइड कर दिया। वहाँ पर छोटा मोटा हमने खाया पिया, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग निकल गए फ्लैग पॉइंट के लिए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार फ्लैग होस्ट किया था। वहाँ पर ब्यूटीफुल सा सनसेट एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए सेलुलर जेल के लिए। वहाँ पर था लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पर आपको विजुअल लाइट इफेक्ट्स के साथ और साउंड डायलॉग्स के साथ काला पानी की सज़ा में क्या क्या होता था, कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ सलूक किया जाता था, वो सब दिखाया जाता है। पर पर्सन टिकट है वो है 300 रुपीज़ पर एडल्ट एंड 150 पर चाइल्ड। और उसके बाद जो टाइमिंग्स हैं शो के वो हैं 5:50 PM, 6:50 PM एंड 7:50 PM। सेलुलर जेल और लाइट एंड साउंड शो के बारे में हमने पूरा एक अलग से व्लॉग बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, तो ज़रूर देख लेना। सो लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हम लोग अपनी कैब में निकल गए अपने होटल के लिए, जो कि वहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप अपना होटल सिटी में ही लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से आपको फेरी लेने के लिए हैवलॉक जाने के लिए आना पड़ेगा, तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। सो डे 2 पर हम लोग निकल गए पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए, जो कि हमें जाना था फेरी से। वहाँ पर 2 प्राइवेट फेरी चलती हैं, एक है नॉटिका और एक है मैक्रूज, और एक गवर्नमेंट फेरी भी चलती है। तो प्राइवेट फेरी का जो प्राइस है वो है 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन की टिकट मिल जाएगी, और जो गवर्नमेंट फेरी है उसकी 600 से 700 रुपये पर पर्सन की टिकट मिल जाएगी। नॉटिका और मैक्रूज की जो टिकट्स हैं वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट से बुक हो जाती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फेरी है उसकी टिकट के लिए आपको लाइन में लग के टिकट लेनी पड़ती है। सो वहाँ पर 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं टिकट बुक करने के लिए। तो आई प्रेफर कि आप नॉटिका और मैक्रूज में से किसी की भी टिकट बुक कर लीजिए। हम नॉटिका से ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू हमने अपना पैकेज लिया था उन्होंने नॉटिका बुक किया हुआ था। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक का जो टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, और रास्ते में हम लोगों ने एक लाइट हाउस भी देखा। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा जो पुराना 20 का नोट है उसके पीछे जो फोटो बनी रहती है ना, वो हम लोगों ने देखा।
सो हम लोगों की जो फेरी का टाइम था वो 7 से 7:30 बजे का था, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी लेट वाली फेरी लेना, मतलब 9 साढ़े 9 बजे वाली फेरी लेना, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि 1 घंटे का आपका टाइम है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुंचने का, और वहाँ पर होटल में चेक इन जो होगा वो आपका 12 बजे के आसपास होगा, तो आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप 9 बजे के आसपास जाओगे तो आराम से चेक इन कर सकते हो। हैवलॉक पहुँचने के बाद हमारे लिए हमारी कैब वेट कर रही थी, क्योंकि जहाँ से हमने पैकेज बुक किया था तो वो कैब हमारे लिए वेट कर ली थी। वैसे आप ऑटो से भी अपने होटल तक जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर होटल तक जाने के लिए। होटल में चेक इन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने कहीं भी जाना प्रेफर नहीं किया और रेस्ट करना प्रेफर किया। लेकिन आप अगर थके नहीं हो तो आप स्कूटी भी वहाँ पर रेंट कर सकते हो, जो कि 500 से 600 रुपये पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाती है। 1000 से 1200 रुपये के हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाती है, जैसे कि गोवा में मिलती है। आप काला पत्थर बीच जा सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और सनसेट जो सबसे अच्छा होता है वो राधानगर बीच पर होता है, तो सनसेट एंजॉय करने के लिए आप राधानगर बीच जा सकते हो। राधानगर बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है। अगर आप अंडमान जा रहे हो तो प्लीज वो मिस मत करना, क्योंकि राधानगर बीच एशिया के टॉप 3 बीचेस में से एक है। वहां पर सनसेट एंजॉय करने के बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर आप अपना डिनर एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद होटल आके अपना रेस्ट कर सकते हो। और राधानगर बीच मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया, जिसका कि लिंक यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप जरूर देख लेना। सो डे 3 पर हम लोग उठ गए थे सुबह 4 बजे, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे का मेरा स्कूबा का स्लॉट था। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अंडमान में सनराइज बहुत जल्दी होता है, तो आप लोग प्रेफरेबली फर्स्ट स्लॉट लेना, क्योंकि बाद में धूप बहुत तेज हो जाती है तो पूरी स्किन जल जाएगी। सो स्कूबा में पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बाद ही आपको अंडर वाटर लेके जाया जाता है। एंड स्कूबा का एक्सपीरियंस मेरा दी बेस्ट था। अगर आप अंडमान जा रहे हो तो प्लीज़ मिस मत करना। और इनफैक्ट बजट में आपको गोप्रो वो लोग साथ लेके जाते हैं, आपको फोटोज़ और वीडियोस भी वो लोग देते हैं। और अगर आप स्कूबा कर रहे हैं तो आपके साथ 3 लोग अंडर वाटर जाते हैं, तो सेफ्टी इशू तो बिल्कुल है ही नहीं, वहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है आपका, और वो भी इतने कम बजट में। सो डू नॉट मिस दैट। और स्कूबा करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने होटल में चेंज वगैरह करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हम लोगों ने किया अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपनी कैब से निकल गए थे एलिफेंट आइलैंड के लिए। एलिफेंट आइलैंड पर सारी वाटर एक्टिविटीज होती हैं, और वहां पर आपको जाना होता है फेरी से, जिसका की प्राइस है 1000 रुपीज पर पर्सन। लेकिन अगर आप प्राइवेट बोट करनी है तो 10,000 रुपए पर बोट का प्राइस रहता है। वैसे तो 25 के आसपास वाटर एक्टिविटीज हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बिकॉज 3 से साढ़े 3 घंटे में आप सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो नंबर वाइज ना जो भी आपको बहुत ज्यादा मन है एक्टिविटी करने का, तो सबसे पहले वो एक्टिविटीज करना। सो एलिफेंट आइलैंड जाने के लिए एक और रास्ता है, वो है ट्रैक करके जाने का, लेकिन उसमें टाइम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लगेगा, और मॉनसून में रास्ते काफी स्लिपरी हो जाएंगे, तो आई प्रेफर कि आप जेटी यानी बोट के थ्रू ही जाएं। सो हमने वहां पर जो एक्टिविटीज की थी वो थी स्नॉर्कलिंग, सी वॉक, मिनी सबमरीन, और सी वॉक सिर्फ अंडमान में ही होती है पूरे इंडिया में, और स्नॉर्कलिंग सच पे बहुत खूबसूरत थी। और ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए आपको स्विमिंग आना जरूरी नहीं है। पूरी एक्टिविटीज का मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया है, तो आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ये लिंक मैं मेंशन कर रही हूँ, और ये मेरा फेवरेट व्लॉग है, तो डू नॉट मिस इट। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बेबीज हैं, तो आप उन्हें मिनी सबमरीन में लेके जा सकते हो मरीन लाइफ दिखाने के लिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड सारी एक्टिविटीज करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल में। फ्रेशन अप होकर हम एक अच्छा सा कैफे था, मूनलाइट कैफे, वहां पर खाना बहुत अच्छा था और प्राइसेस भी काफी रीजनेबल थे, और उसके बाद हम वापस अपने होटल चले गए। सो डे 4 पर हैवलॉक आइलैंड के होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल गए नील आइलैंड के लिए, जो कि हमें जाना था फेरी के थ्रू, जिसका रास्ता था 1 से 1.5 घंटे का। नील आइलैंड पहुंचने के बाद हमने अपनी कैब में अपना लगेज रखा, और वहां से हम लोग सीधा निकल गए लक्ष्मणपुर बीच के लिए। लक्ष्मणपुर बीच पर जो सनसेट होता है वो दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत सनसेट में से एक है, तो वो आप मिस मत करना अगर आप नील आइलैंड जा रहे हो। तो वहां पर जब आप सनसेट एंजॉय करोगे तभी आप अपना नाइट स्टार गेजिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हो। स्टार गेजिंग बहुत अच्छी होती है लक्ष्मणपुर बीच पर। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार गेजिंग के लिए लास्ट स्लॉट लेना, तो अंधेरा और ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होगा स्टार गेजिंग के लिए। तो हमारा 7 बजे का स्लॉट था, और स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अमेजिंग था। अगर आप नील आइलैंड जा रहे हो तो मिस मत करना। स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस करने के बाद हम वापस चले गए अपने होटल में ही हमने डिनर किया और फिर सो गए। सो डे 5 पर हम अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से चेकआउट करके निकल गए भरतपुर बीच के लिए। तो भरतपुर बीच पर भी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, बट आई सजेस्ट कि आप अपनी जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो हैवलॉक में ही कर लें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेटर होती हैं। तो हमने भरतपुर बीच पर जेट स्की की थी, जिसके लिए हमने फोटोग्राफी यानी फ़ोटो और वीडियोज़ के लिए पे किया था। यूजुअली पूरे अंडमान में अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो तो हर जगह पर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। यहाँ पर एक जगह पर हमने सिर्फ पे किया था। जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी कम होती हैं नील आइलैंड पर। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप यहाँ पर चटाइयाँ ले सकते हो, लाइक 100 रुपये में शायद वो आपका चटाई का रेंट लेते हैं, और वहाँ पर आप मस्त चटाई बिछा के अपना बीच एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोग भरतपुर बीच पर नहाना भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बीच काफ़ी साफ़ सुथरा है इसलिए। और नील आइलैंड में आप स्कूटीज़ भी रेंट पर ले सकते हो, सेम वैसे ही बाकी आइलैंड्स की तरह। सो भरतपुर बीच पर एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए सीधा लक्ष्मणपुर बीच 2 के लिए। इनफैक्ट एक सीतापुर बीच भी है जहाँ का सनराइज बहुत खूबसूरत होता है। हमने तो वो नहीं एक्सपीरियंस किया, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो ज़रूर एक्सपीरियंस करना। लक्ष्मणपुर बीच 2 पर जो मरीन लाइफ है बहुत ही अच्छी है। 1500 रुपये में वहाँ पर आपको गाइड मिल जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गाइड बुक कर लेना, क्योंकि वो आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके बारे में शायद आपको पहले नहीं पता होगा। और इस सब चीज़ों का हमने डिटेल में एक व्लॉग भी बनाया जिसका कि लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। सो लक्ष्मणपुर बीच 2 पर एक नेचुरल ब्रिज बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो वो भी आप मिस मत करना। एंड इनफैक्ट जो मरीन लाइफ आपको अंडर वाटर जाने के बाद दिखती है वो काफ़ी हद तक आपको ऊपर ही दिख जाएगी, जो कि हमने डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ पर देखी। लाइव कोरल्स भी हमने वहाँ पर देखे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस। सो लक्ष्मणपुर बीच 2 पर टाइम स्पेंड करने के बाद हमने अपनी कैब उठाई और सीधा पहुँच गए फेरी लेने के लिए, जो कि थी हमारी नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर की फेरी। और पोर्ट ब्लेयर हम अप्रॉक्सीमेटली शाम के 7-8 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद बिकॉज मेरा बर्थडे था तो हमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने और ऐसी ने एक बहुत स्पेशल सा डिनर किया वहाँ पर। होटल वालों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, जितना वो डेकोरेट कर सकते थे उन्होंने किया। और फिर हमने वहाँ की लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करी। जब आप वापस पोर्ट ब्लेयर पहुँचोगे, आपके पास टाइम होगा तो अगर आप चाहो तो आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ की। सो मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए और सो गए, बिकॉज नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी मुंबई के लिए। सो डे 6 पर हम लोग निकल गए थे फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है, 1-2 दिन और हैं, तो आपको मिस नहीं करना चाहिए रोज आइलैंड, जो कि हमने मिस कर दिया है। सो बाय द वे, रोज आइलैंड पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल हुआ करता था, हालांकि अब पोर्ट ब्लेयर अंडमान का कैपिटल है। आप एक और चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, वो है बारातंग। इसके लिए डे टूर बुक होता है जो कि पोर्ट ब्लेयर से जाता है। जिसके भी थ्रू आप डे टूर बुक करोगे वही आपको होटल से पिक करेंगे और वही आपको होटल ड्रॉप करेंगे। सो इस बारातंग डे टूर में आपको जवारा ट्राइब भी दिखाए जाते हैं, जिनको आप पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते हो। वहां से होते हुए आपको लाइमस्टोन केव दिखाया जाता है। उसके बाद आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में बोटिंग के थ्रू ले जाया जाता है। एंड इसके अलावा मड वॉल्केनो भी दिखाया जाता है। सो अगर आपके पास टाइम है, डू नॉट मिस दिस। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप अपना ट्रिप नवंबर से फरवरी के बीच में प्लान कर रहे हो तो डू नॉट मिस बायोल्यूमिनेंस एक्टिविटी, जिसमें कि आपको सुबह 3 बजे कयाकिंग से बायोल्यूमिनेंस एक्सपीरियंस करने के लिए ले जाया जाता है, और ये भी मिस मत करना। सो ये जो हमारा ट्रिप था वो हमने बुक किया था एक्सपीरियंस अंडमान के थ्रू। तो इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जो इनकी कनेक्टिविटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। फेरी के लिए हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता था, तो ये सारी कनेक्टिविटी काफ़ी हसल फ्री थी। तो हमारे जो मेजर कंप्लेंट था वो था होटल्स को लेकर। होटल्स देखने में अच्छे थे लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी और सर्विस अच्छी नहीं थी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी होटल्स इनके थ्रू बुक करेंगे, आप उनके रिव्यूज जरूर चेक कर लें और उसके हिसाब से ही अपने होटल्स चूज करना। सो अब बात कर लेते हैं बजट की। वैसे तो बजट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पर रुक रहे हो, कैसी जगह पर खा रहे हो और कितनी एक्टिविटीज कर रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर
अगर आप 3 to 4 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हो, एवरेज जगहों पर खा पी रहे हो, नोटिका या मैक्रूज फेरी बुक कर रहे हैं एंड कुछ वाटर एक्टिविटीज कर रहे हैं, 40 to 50,000 रुपीज पर पर्सन में आपका ट्रिप प्लान हो सकता है। फेयर्स थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ चीजें रह गई हैं और आपको और डिटेल में चीजें जाननी है तो मैं यहाँ पर अपने सारे व्लॉग्स के लिंक मेंशन कर रही हूँ, तो वो आप जरूर देख लेना। और फिर भी अगर कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।